सीखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जो कि 15 मिनट्स की है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और जो कि ये रहा मेरा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं इससे आगे की चीज़ें आपको समझाऊंगा। और इसमें आपको आगे की चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आपका स्टॉक एंड फ़्लो में क्या फ़र्क होता है। तो जिनको नहीं पता स्टॉक क्या होता है, फ़्लो क्या होता है, तो उनको मैं एक बार ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि स्टॉक एंड फ़्लो के बारे में हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि स्टॉक होता क्या है। जब हम किसी को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये रहा स्टॉक की, कि स्टॉक इज़ अ वेरिएबल मेज़र एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम किसी को जब हम कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो जब हम किसी को पॉइंट ऑफ पे कैलकुलेट करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे ऑन डेट, एग्जाम्पल फॉर ऑन डेट, यानी कि हम एग्जैक्ट उसी डेट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे आपका ये स्टॉक है, ठीक है। और फ्लो क्या होता है, जब हम उसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, यानी एग्जैक्ट डेट पे काउंट नहीं करते। जैसे बाय मंथ हम कैलकुलेट कर लें, या वीकली हम कैलकुलेट कर लें, या हम ईयरली कैलकुलेट कर लें, लेकिन हमें ये नहीं, हम सामने वाले को ये नहीं बताते कि वो एग्जैक्ट डेट क्या है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम, जैसे आप अकाउंट, सीधी सी बात है, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को होता है। तो अगर मैं 31 मार्च को ये कैलकुलेट करूँ कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, तो उसको हम स्टॉक बोलेंगे, क्योंकि हमने एग्जैक्ट टाइम ऑन डेट हमने ये कैलकुलेट किया है 31 मार्च 2025। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका 2025 में कैलकुलेट किया है, तो लेकिन हमने ये नहीं बताया कि जो 2025 है उसमें कौन से मंथ में हमने कैलकुलेट किया, कौन से वीक में, यानी कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो इसलिए देखो फ़्लो की मीनिंग अगर आप यहाँ देखोगे कि फ़्लो में क्या है आपका, तो मैं यहाँ पर वो भी चीज़ें एक बार देख देता हूँ कि अगर आप देखोगे यहाँ लिखा है, ये आपका फ़्लो इज़ अ क्वांटिटी मेजर यूनिट जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आपका यहाँ पर है जैसे पर आवर, पर वीक, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि एग्जैक्ट कौन से आवर पे है, यानी ऑन डेट मेंशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टब is a stock because it's a quantity measure at the given moment and in a time, and the amount of water coming out of tap is a flow, ठीक है। यानी अगर वाटर एज अ, अगर हम कहें कि एक टब है, टब में ये एग्जांपल नीचे देखा, अगर आप देखोगे ये रहा कि अगर इस टब में अगर वाटर भरा हुआ है तो हम इसको स्टॉक बोलेंगे, क्योंकि हमें ये आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट इन टाइम। लेकिन अगर वही वाटर जो है आउट ऑफ टब, यानी फ्लो हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है ना, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्ट टाइम पे, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फ़्लो बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक का मतलब होता है जब हम किसी को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करते हैं, और फ्लो जो होता है उसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी एग्जैक्ट टाइम पे नहीं कैलकुलेट करते, वो पर आवर हो सकता है या पर वीक हो सकता है, इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर फिर भी इस थोड़े पॉइंट से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 12th की बुक में जो है ये मेंशन हो रखा है, ठीक है। तो ये कुछ फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसे एक बार आप रीड आउट कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस चीज़ के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फ़्लो के बारे में कुछ दिया हुआ है हिंट इसमें, तो एक बार आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। आपको मैंने एक मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया है कि इसमें क्या चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम रेफर टू द पोजीशन इन विच द फोर्स वर्किंग अपोजिशन डायरेक्शन
are in a balance and there is a no built tendency divide from this position in the express the state no change over time, यानी दिस इज़ नॉट द इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ मोशनलेस। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आप इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बैलेंस रखना, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर उसने साफ बोला है कि यहाँ पर इट नॉट से द इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। हम आगे चल के इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के बारे में ही पढ़ेंगे, तो इसलिए आप इसको जो है छोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको एक बार हाईलाइट कर सकते हो। तो अगर आपके पास सोल की बुक है तो आप इसमें इम्पॉर्टेंट लगा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी कि कौन कौन से मेथड है मैक्रो इकोनॉमिक्स को एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहला है आपका स्टैटिक एनालिसिस। तो कह रहा है कि व्हेन द इकोनॉमी फेनोमेन इज़ द स्टडी अंडर दिस स्टैटिक कंडीशन इज़ कॉल्ड द स्टैटिक एनालिसिस। यानी जब हम कोई भी चीज़ न्यूमेरिकल डेटा में कैलकुलेट करते हैं, नंबर की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, उसको स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, स्टैटिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि नंबर की फॉर्म में कैलकुलेट करना, ठीक है। In this method, assume that macroeconomics variable like the size of the economy, national income, national consumption, saving, investment, employment, etc., all the patterns same period in time remain unchanged over the reference period because static ignore the passage of time. Yes, ये बात भी आपकी बहुत इसमें जो कही है कि देखो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी एक चीज़ की स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ता है, और इकोनॉमिक्स की यही चीज़ एक जो है लिमिटेशन भी बन जाती है आगे चलकर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं तो उस समय हमें जो है साइज़ ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, या नेशनल इनकम या नेशनल कंजम्पशन, सेविंग जो है, इन सब को जो है हमें रिमेन अनचेंज रखना पड़ता है, ठीक है ना। और हमें क्योंकि स्टैटिक इग्नोर द पासेज ऑफ टाइम, क्योंकि सीधी सी बात है टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती है, लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है कि वो चीज़ें स्टेबल रहनी चाहिए। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे है। अब इसके इम्पोर्टेंस एक बार रीड आउट कर लेना, आई होप आपको। जो दूसरा है कि मैक्रो इकोनॉमिक डायनेमिक एनालिसिस करता है। डायनेमिक का मतलब होता है जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन द मैक्रो इकोनॉमिक्स फेनोमेनन इज एनालाइज अंडर द डायनेमिक कंडीशन, यानी अगर कहीं भी चेंज वेंज हो रहा हो कुछ भी कंडीशन में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसकी भी स्टडी करता है। तो इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक एनालिसिस। डायनेमिक एनालिसिस इज एबल टू ट्रेस द चेंज इन वैल्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। अभी मैंने आपको बात किया कि ये चेंज को ही जो है ट्रेस करता है, पता लगाता है कितना चेंज हुआ। तो ये डायनेमिक एनालिसिस से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस भी एक बार पढ़ लेना आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस में क्या है। आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आप अपने नोट में लिख सको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, यानी ये जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है ये कंपैरिजन करने में जो है इफ़ेक्टिव होता है। तो ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इट्स टेक्निक, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ ये रहा, इट्स रेफर टू द टेक्निक टू ऑफ एनालिसिस इकोनॉमी एम्प्लॉय फॉर द कंपेयरिंग पोजीशन ऑफ इकोनॉमी वेरिएबल एंड देयर रिलेशनशिप अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, तो उसके अगर अकॉर्डिंग अगर इक्वल नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि वेरिएबल का क्या रिलेशन है अदर क्वांटिटी के साथ, कि कोई चीज़ें बढ़ रही है घट रही है, जैसे एग्रीगेट डिमांड वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है द इकोनॉमी फोर्स दैट द डिटरमाइन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मॉडल मे बी एक्सपेक्टेड चेंज द टाइम टू डिस्प्ले द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट न्यू इक्विलिब्रियम। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे चेंज होता रहेगा तो इक्विलिब्रियम लेवल भी जो है हटता रहेगा, यानी जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट, सपोज करिए मैं आपको यहाँ से एक डायग्राम से समझा सकता हूँ। देखिए हम कहते हैं कि ये आपका सप्लाई हो गया, ये आपका डिमांड हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम है। तो अगर मैं कहूँ कि ये पहला जो इक्विलिब्रियम था इसको मैंने ए बोल दिया, ये ए है, ठीक है, ये ए है। अब मैं कहूँ कि दूसरा इक्विलिब्रियम ये वाला भी है, तो ये अब नया इक्विलिब्रियम लेवल है, तो इसको मैं सी बोल दूँगा,
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दूसरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर इक्विलिब्रियम जो है अलग अलग हो सकते हैं, तो उसी का पता लगाना हम कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने करना था। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं जो कि है कि पहला ही क्वेश्चन देखेंगे, इम्पॉर्टेंस है कि व्हाट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 1। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बन जाता है व्हाट मेथड आर एम्प्लॉय बाय द इकोनॉमी फॉर एनालिटिकली पर्पस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। तो ये दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और एक दो बार अगर आप रिवाइज करोगे तो, और इस वीडियो को एक दो बार और आप देख लेना, आपको और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाकी आप खुद से भी अपनी कॉपी में नोट बना लें, ताकि एक दो बार आप उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दिया ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं आप